हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। हमने पढ़ लिया था कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का हमने देख लिया था। तो चलिए बच्चों, तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने बात की थी कि चेंज यानी कि चेंजेस, परिवर्तन क्या होते हैं। अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हमने देखे थे। जैसे इमेज में हमें कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से कुछ फिजिकल चेंजेस हैं और कुछ केमिकल चेंजेस हैं। फिर हमने बात की कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, जहां पर कोई नया पदार्थ बनता हो, आकार, आकृति, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता हो, वो सारे ही हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे पानी गर्म करना, मक्खन पिघलाना, कागज काटना, ये सभी कैसे हैं, हमारे भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। फिर कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे यहाँ पर अलग अलग। फिर हमने भौतिक परिवर्तनों के गुणों के बारे में बात की थी। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, यहाँ पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता और एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है। ठीक है। और इस परिवर्तन को उल्टाया जा सकता है आमतौर पर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि हमेशा ही उल्टाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी ये रिवर्सिबल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को फोल्ड करके हम एक बॉल बना दे, फिर उसको वापस से बॉल को वापस से खोल करके पेपर में चेंज कर दे, ये तो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम कहें कि पेपर को हमने काट दिया, उसके 3 स्ट्रिप्स काट दिए किसी पेपर के, तो क्या अब उन स्ट्रिप्स को जोड़ करके वापस हम वो शीट तैयार कर लेंगे क्या पहले वाली? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए ये हमेशा रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन आमतौर पर रिवर्सिबल है। ठीक है। चलो, फिर हमने केमिकल चेंजेस के बारे में बात की थी। बच्चों, केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, या हम रासायनिक परिवर्तन इसे कहें, तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जहां पर नया पदार्थ बनता है। ठीक है। जैसे हम बात करें फलों का पकना, तो पहले कच्चे रहते हैं फिर वो पक जाते हैं, यानी कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। फिर इनके कुछ गुणों के गुणों के बारे में हमने बात कर ली थी, और बाकी गुणों के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है। तो हमने पहले क्या क्या पढ़ लिए थे कि ये स्थायी होते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन कैसे हैं, स्थायी हैं। ठीक है। एक नया पदार्थ यहाँ पर बनता है, यहाँ पर ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, ये सारे क्या होते हैं, ये उत्सर्जित हो सकते हैं या अवशोषित हो सकते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब और रिलीज हो सकते हैं। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं। ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, हमेशा इरिवर्सिबल। जैसे हम कहें दूध से दही जमाना, दूध से हमने दही तो जमा दी, तो क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, या हम कहें अपरिवर्तनीय। तो यहाँ से ध्वनि भी उत्पन्न की जा सकती है, जैसे आतिशबाजी का विस्फोट होता है या डायनामाइट का फटना, इसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अलग अलग गुणों के बारे में। गंध बदल सकती है, यानी कि स्मेल में भी चेंज आ सकता है, या नई गंध आ सकती है। ठीक है, या तो नई गंध आ सकती है कुछ। ठीक है। जैसे खाना खराब होता है, तो एक अलग, जब पकता है तब तो कुछ सुगंध आती है, और जब वो खराब हो जाता है, ऐसे अगर हम उसे छोड़ दें, तो वो उसमें केमिकल रिएक्शन होगी और वो खराब हो जाएगा, जिससे उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो पहले सुगंध आती है, फिर दुर्गंध। ठीक है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, तो इनमें क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम सेब को काटते हैं 2 भागों में या कितने भी भागों में, और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है,
तो आप क्या देखते हो कि वो जो है भूरे रंग का हो जाता है सेम, ठीक है, तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। अगला है गैस उत्पन्न हो सकती है, तो गैस भी यहाँ पर रिलीज हो सकती है, जैसे विस्फोट से, एक्सप्लोजन से क्या होता है, हीट, लाइट एंड साउंड निकलता है, ठीक है, अलग अलग जो है गैसेस भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है जब कोई विस्फोट होता है उससे, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई बार जब हम पटाखों को जलाते हैं तो हीट, लाइट और साउंड तो प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा अलग अलग गैसें निकलती हैं जिनकी गंध जो है वो काफी डिफरेंट उनकी स्मेल होती है, ठीक। तो ये भी क्या हो गई, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो गई। क्लियर है इतना? चलो, तो इन रिएक्शन, ये जो गुण हैं इनको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हैं कुछ रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है आयरन रस्टिंग, यानी कि लोहे पर जंग लगना। तो आपने अपने घरों में अक्सर देखा होगा, लोहे का कोई भी बर्तन हो, ठीक है, कोई भी कंटेनर हो, तो अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, रस्ट फॉर्म करता है, ठीक है। बर्निंग वुड, यानी कि लकड़ी का जलना। तो पहले लकड़ी, नॉर्मल जैसे लकड़ी है, ठीक है, जब हमने उस पे उसको जो है जलाया तो क्या बनता है, राख बनती है, इससे गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अगला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, एग को कुक करना, केक को बेक करना, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रॉटिंग बनाना, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर। अच्छा, ये विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्सचर को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में, ठीक है, इसकी रिएक्शन को। फायरवर्क्स, केमिकल बैटरीज। तो ये जो भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, सारे ही कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दूसरा चीज, यहाँ पर कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। तीसरा, यहाँ पर जो है अलग अलग चेंजेस, जो हमने अलग अलग गुण पढ़े थे ना, जैसे कि हमने अलग अलग गुण देखे थे रासायनिक परिवर्तन के, तो ऐसे ही चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं। एक सामान्य परिवर्तन जिससे आप परिचित होंगे वह है लोहे में जंग लगना, ठीक है। आपने देखा होगा लोहे में जंग लगते हुए, जैसे आपके घरों में कोई भी बर्तन है लोहे का, तो आप क्या देखते हो, मान लो आपके पास तवा है जिसमें आप रोटी बनाते हो, या कढ़ाई है, ठीक है, लोहे की। तो आप क्या देखते हो, जब आप इसे धोते हो, ठीक है, तो पानी इस पर लगा रहता है काफी समय तक, ठीक है, तो वो पानी लगा हुआ है और एयर तो मौजूद है ही, एयर में ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो उस एयर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करके वो जो आयरन का कोई भी हमारे पास बर्तन है, आपने देखा होगा उसमें एक भूरे रंग की परत आ जाती है, ठीक है। अब ये जो भूरे रंग की परत है, इसे ही जंग कहा जाता है। और ये जो जंग है, ये क्या करता है, धीरे धीरे लोहे को खराब कर देता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो लोहे के बर्तन है इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए इस जंग की लेयर से, ठीक है। खैर, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप देखिए, जब आप किसी लोहे की वस्तु को कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो आप उस पर भूरे रंग के पदार्थ की एक परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। क्लियर है? अब आप समझ गए हैं कि रस्ट क्या होता है। नोट कीजिए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जंग लगने की प्रोसेस जो है वो होती है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो, वाटर, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन, ये है वाटर और ये है ऑक्सीजन और ये है आयरन।
वाटर ऑक्सीजन आयरन के साथ मिलकर के बनाते हैं रस्ट को। क्लियर है? चलो एक बार आप देखिए इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से देखे होंगे ना आपने, आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें इसी प्रकार से लेयर बन जाती है और इसी लेयर को कहा जाता है रस्ट। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस लेयर से यानी कि रस्ट से हम जो है आयरन को बचा सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, आयरन को बचा सकते हैं रस्ट लगने से। ठीक है, अब वो क्या क्या मेथड्स हैं उन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। उससे पहले यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा पहले। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। पहला पॉइंट है जंग लगने के उदाहरण के बारे में। अगर हम बात करें तो रसोई में गीला लोहे का तवा अगर ठीक से ना सुखाया जाए तो उसमें जंग लग सकता है। पार्कों में, खेतों में लोहे के गेट जो होते हैं और बागीचों में रखी लोहे की बेंचों पर भी जंग लग सकता है। घर पर आपने फावड़े और कुदाल को कुछ देर हवा में रहने के बाद जंग लगते हुए देखा होगा, और जरूर देखा होगा। जंग लोहे के समान नहीं है, यह लोहे की सतह पर बनता है। कहाँ पर बन रहा है? ऐसा नहीं है कि जंग जो है लोहे की तरह, नहीं। जंग क्या हो रहा है, उसके सरफेस पर बन रहा है, लेकिन ये क्या है, एक अलग पदार्थ है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी था, ये वाला पॉइंट। तो अब आगे हम एक गतिविधि देखने वाले हैं जिससे हम इसके बारे में और अधिक समझेंगे। तो पहले फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रोसेसेस हैं यहाँ पर, हम समझेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पहला है मैग्नीशियम पट्टी का जलना, जिसे हम मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमें क्या करना है, एक पतली मैग्नीशियम की पट्टी लेनी है। ठीक है, या उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। इसकी नोक को सैंड पेपर से साफ कर लेना है। सैंड पेपर से साफ क्यों करना है? क्योंकि इसने रिएक्ट करके इसके ऊपर कोई लेयर बनी हुई होगी, है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, उस लेयर के साथ ही इसे बर्न करेंगे, है ना, इस रिबन को क्या करेंगे, जलाएंगे, तो क्या हो सकता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा या जलने में क्या आ सकता है, डिस्टरबेंस आ सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज आ सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसे सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है, या मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले किससे साफ किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, चलो। फिर जब साफ करने के बाद इसे मोमबत्ती की लौ के पास लेके जाना है। जैसे ही हम इसे लौ के पास लेकर के जाते हैं तो ये जलने लगता है, लेकिन ये कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि ज्वाला नहीं बनाता। ये क्या करता है, सफेद चमकदार रोशनी के साथ जलता है। तो जब ये जलता है, कैसे जलता है, विद अ ब्राइट वाइट लाइट। ठीक है, तो ब्राइट वाइट लाइट के साथ ये बर्न होता है। जब ये पूरी तरह जल जाता है तो ये अपने पीछे चूर्ण जैसी राख छोड़ता है। तो जब ये पूरा जल जाता है तो अपने पीछे क्या छोड़ता है, पाउडर्ड, है ना, पाउडर्ड ऐश छोड़ता है। ठीक है, यानी कि चूर्ण राख छोड़ता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसे रिएक्शन में लिखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, रिएक्शन में लिखते हैं। चलो इसे समझते हैं। अब रिएक्शन क्या है, ये था हमारे पास मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया। तो जब हमने जलाया तो किसका उपयोग किया, ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिली हमें, एयर से। ठीक है, एयर से मिली है ये ऑक्सीजन, यानी कि वायु से। ठीक,
जलाया तो ये क्या बनाया, इसने बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि क्या है, एक क्लियर, इतना समझ में आया। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया तो क्या बना। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया आपको, इतना आपको नोट कर लेना है, फिर इससे आगे भी हमें पढ़ना है। चलिए, बाकी आपको ये तो समझ में आ गया है कि सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सैंड पेपर से साफ इसीलिए किया जाता है क्योंकि हो सकता है उसकी जो सरफेस है, सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। अब ये परत क्या होती है, नमी और हवा के कारण बनती है। अब अगर हम इस परत के साथ ही इसे जलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकता है या उसमें जो है कुछ ना कुछ बाधा डालता रहता है। इसीलिए हमें हमें क्या करना है, इसीलिए हमें जो है शुद्ध मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, शुद्ध धातु को जलाना है, तो इसे सैंड पेपर से साफ करना होता है। ठीक है, चलिए तो इतना आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी वही रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है और वैसे ही यहाँ पर सेटअप लगाया गया है। देखो यहाँ पर हमारे पास है एक बर्नर, चलो यहाँ पे हमारे पास है बर्नर। अब इस बर्नर की जो फ्लेम है, यहाँ पर हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन और इस मैग्नीशियम रिबन को हमने पकड़ा हुआ है एक टोंग से। ठीक है, टोंग से हमने मैग्नीशियम रिबन पकड़ा हुआ है। तो जब हम इसे जला रहे हैं तो इसकी जो राख है यहाँ पर इकट्ठा हो रही है इस वॉच ग्लास में। ये जो राख है ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO जिसे हम कहते हैं। राख को इकट्ठा करें और उसे थोड़े पानी के साथ मिला लें, मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं। अब ये जो राख है हम क्या कर सकते हैं, इस राख को किसमें डाल सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं। तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेसिक इन नेचर। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर है, चलो पहले आप इतना नोट करो, फिर देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन जो हो किससे रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो राख को हमने डाला है पानी में, जैसे आप यहाँ पर ये रिएक्शन देख पा रहे हो, ये है राख मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको डाला है पानी में वाटर के साथ। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक नेचर का है। अच्छा, हमें इसका नेचर पता कैसे चला, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो ठीक है वो हमें दिख रहा है रिएक्शन में, लेकिन इसके नेचर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका नेचर बेसिक है, ये हमें कैसे पता चला। तो देखो कैसे पता चलेगा, अच्छा किसी भी सॉल्यूशन का नेचर हम कैसे पता लगाएंगे, कोई भी सॉल्यूशन, चलो यहाँ पर हमने कहा कि बेसिक नेचर है, लेकिन मान लो हमारे पास दो अननोन सॉल्यूशन है। ठीक है, उन अननोन सॉल्यूशन में से हमें ये पता नहीं है कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि जो अननोन सॉल्यूशन है इनमें से एक तो एसिडिक है और एक तो बेसिक है। तो कैसे हम पता लगाएंगे, देखो टेस्ट तो हम करेंगे नहीं क्योंकि वो केमिकल्स हैं, तो केमिकल को हम टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। तो कैसे हम पता लगाएंगे, क्योंकि देखो टेस्ट कर पाते तो जो कड़वा होता वो बेस होता और जो खट्टा होता वो क्या होता, वो एसिड होता, ऐसे पता लगा लेते। लेकिन जब हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे केमिकल होने की वजह से, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर इंडिकेटर का उपयोग। ठीक है, तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में इंडिकेटर्स पढ़े थे, तो हमने देखे हमारे पास अलग अलग तरह के इंडिकेटर हैं, लेकिन एक इंडिकेटर ऐसा है जो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, आसानी से मिल जाता है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है,
और जिससे हम आसानी से किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बता सकते हैं। तो वो क्या है? वो है लिटमस इंडिकेटर। तो हम आसानी से जो दो अननोन सॉल्यूशन है, मतलब ये तो हमें पता है कि एक एसिडिक है एक बेसिक है, तो हम दोनों में क्या कर देंगे? लिटमस पेपर डाल देंगे। लिटमस पेपर, अब जो लिटमस पेपर ब्लू करेगा वो होगा बेस, और जो रेड कर देगा वो होगा एसिड। तो वैसे ही इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हमने डाला लिटमस पेपर, और इसने क्या किया? लिटमस पेपर को कर दिया ब्लू। जिससे क्या इंडिकेशन हमें मिला? हमें ये इंडिकेशन मिला कि जो सॉल्यूशन है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैसा है? ये है बेसिक नेचर का। ठीक है, चलिए। तो राख को पानी में घोलने पर यह एक नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। कैसे बन रहा है? मैग्नीशियम के जलने पर। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जा रहा है? पानी के साथ मिला करके। लिटमस पेपर से परीक्षण करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसीलिए ये एक क्षार है। तो ये काफी इजी था। लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसीलिए क्या है? ये एक बेस है, क्षार है। क्लियर है? चलो, इतना आप नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्वेश्चन क्या है? जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये क्वेश्चन आपको खुद कर लेना है। ठीक है, तो खुद से आप इसे देखिए, क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। चलो, तो आपने कर लिया होगा। देखो, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इसके नेचर की बात की जाती तो इसका नेचर कैसा है? ये है बेसिक नेचर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो चलो, एक टेस्ट ट्यूब में लगभग आधा कप पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाना है। ठीक है, अब इसमें डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ बूंदे। तो आपको क्या मिलेगा? एक ब्लू कलर का घोल मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है ये। फिर मिश्रण में, अब ये जो घोल हमने तैयार किया इसमें हमें एक कील डाल देनी है। कील किससे बनी हुई होती है? आयरन से। यानी कि हम कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की रिएक्शन करा रहे हैं। लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें और मिश्रण का रंग देखें। तो आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। फिर इसका अगर हम कलर देखेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पहले तो नीला था, कील डाल दिया, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, फिर कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। ठीक है, तो कलर ग्रीन क्यों हुआ है? चलो, तो इसको समझते हैं। तो देखो, तो ये था हमारे पास ब्लू कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने डाला आयरन नील। ठीक है, तो कुछ समय के लिए छोड़ा तो ये हो गया हमारे पास ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर जो है मेटल डिपॉजिट ऑन आयरन, तो कॉपर मेटल आयरन पर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और हमें मिला ग्रीन सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसे काम करती है। अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो, देखो, हमारे पास था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन। ये क्या देता है? ये देता है आयरन सल्फेट। ठीक है, और साथ में कॉपर अलग। ठीक है, क्लियर? तो एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल के सल्फेट से उसको क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। बाकी डिस्प्लेसमेंट तो आप हायर क्लासेस में जा करके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है। ठीक है, तो देखो, पीछे भी यहाँ पर रिएक्शन, सॉरी, पीछे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है कि कॉपर सल्फेट विलियन नीला आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बनाएगा और साथ में कॉपर अलग। ठीक है,
जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्राउन डिपॉजिट। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। तो चलिए बच्चों, तो आज हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर में केमिकल चेंजेस के बारे में बात की कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमने इनके गुणों के बारे में बात की कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रासायनिक परिवर्तन की होती है। फिर हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में बात की, जैसे हमने रस्टिंग के बारे में बात की, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। वैसे हम उस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, और कैसे हम रस्टिंग से अपने जो आयरन है उसको बचा सकते हैं, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमने बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, उसके बारे में जाना। और ये जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसे सैंड पेपर से क्यों साफ किया जाता है, इसको समझा। फिर ये बनाता है, मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर में मिलाया जाता है तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नेचर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने बात की आयरन सॉरी कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन। ये कॉपर सल्फेट के साथ जब आयरन की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, क्या रिएक्शन बनती है, कलर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये थे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।